वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम आपकी नवम कक्षा का अध्याय रीढ़ की हड्डी, जो एक एकांकी है जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, उसके प्रश्न उत्तर कर रहे थे। तो उसी कड़ी में आगे शुरू करते हैं आपका पांचवा प्रश्न। तो आपका पांचवा प्रश्न है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। जब उमा बहुत देर तक गोपाल प्रसाद की बातें सुनती रहती है तो अंततः उससे फिर क्रोध आ जाता है और वो कहती है कि आप ये देखिए कि शंकर की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। तो वो किन कमियों के बारे में बात करना चाहती थी। तो इस कथन के माध्यम से उमा शंकर की जो कमियों की तरफ ध्यान दिलाना चाहती थी वो इस प्रकार है। शंकर बिना रीढ़ की हड्डी के है, अर्थात व्यक्तित्वहीन है। जब भी हम व्यक्तित्वहीन का मतलब होता है जिसका अपना कोई चरित्र ना हो, अपनी कोई सोच ना हो, अपने कोई महत्व ना हो जिसका अपना। तो शंकर जो है हमेशा झुक कर बैठता था, जिससे रीढ़ की हड्डी सीधी करके या तन कर नहीं बैठता था, जिससे ये प्रतीत होता है कि उसके वो एक व्यक्तित्वहीन लड़का है। क्योंकि जब भी हम कहीं बैठते हैं तो एक सम्मान से बैठते हैं और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं। तो अगर हम रीढ़ की हड्डी को सीधा ना रखें, झुक के बैठें, तो इसका मतलब है कोई ना कोई शर्मिंदगी हमारे बीच है। तो इसी के चलते जो है शंकर को बिना रीढ़ की हड्डी का कहा गया और उसने व्यक्तित्वहीन बताया। उसका कोई निजी मत, स्थान या महत्व नहीं है, कि उसके अपने कोई विचार नहीं थे। जैसे उसके पिता बोल रहे थे वो वैसा ही माने जा रहे थे। वह अपने पिता के इशारों पर ही करने वाला बेचारा जीव था, क्योंकि उसके पिता जो है उन्हें चाहिए था कम पढ़ी लिखी लड़की हो जो घर का काम काज संभाले। तो बेटा हालांकि वो पढ़ा लिखा था, एमबीबीएस कर रहा था, पर विचारों से वो भी रूढ़िवादी था और अपने पिता की हाँ में हाँ मिलाने वाला था। उसे जैसा कहा जाता वो वैसा ही करता। वह पिता की उचित अनुचित सभी बातों पर हाँ हाँ करता चलता है। ऐसा पति पति होने योग्य नहीं है। क्योंकि जो रूढ़िवादी लोग हैं उनकी वो अगर उनकी सोच अगर दकियानुसी है तो माना जा सकता है, पर जब पढ़े लिखे भी ऐसी दकियानुसी सोच के साथ चलेंगे तो समाज फिर कैसा होगा। तो इसलिए वो उसे कहा गया है कि वो अपने पिता की उचित अनुचित बात पर हाँ हाँ करता रहता था। हालांकि पढ़ा लिखा होने के कारण उसे अपने पिता की अनुचित बात पर उन्हें समझाना चाहिए था, उसका विरोध करना चाहिए था, परंतु वो ऐसा नहीं करते थे। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो पति होने लायक नहीं होता। और दूसरी बात, शंकर हमेशा लड़कियों के पीछे लग लग कर अपनी रीढ़ की हड्डी तुड़वा बैठा है। कि वो लड़कियों के हॉस्टल में घूमता रहता था और वहाँ उसकी कई बार पिटाई भी हुई, अतः वह कई बार अपमानित भी हुआ। तो वो एकमात्र अपमानित लंपट और दुष्ट चरित्र है। लंपट होता है जैसे लफंटर लफंटर बच्चे होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, ऐसे ही उनके बारे में ये शब्द प्रयोग किया जाता है। और उसका शरीर कमज़ोर है और उसे सीधा तनकर बैठा भी नहीं जाता, इसलिए वह विवाह योग्य नहीं है। तो ये सारी कमियां जो है, उमा ने इन कमियों को उजागर करने के लिए उसे ये कहा कि आपके लाडले की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो दिखती बात है, समाज को कैसे लोग चाहिए, स्वाभिमानी चाहिए, जिनमें आत्मविश्वास हो। तो रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी का पात्र शंकर उन नवयुवकों का प्रतीक है जो सामाजिक और वैचारिक प्रगति से आज भी अछूते हैं। मतलब कि जो समाज को आज भी प्रगति की राह पर अग्रसर अग्रसर नहीं देखना चाहते, वो आज भी रूढ़िवादी विचारों में धंसे हुए हैं। तो उनका जो शंकर है वो वैसे नवयुवकों का प्रतीक है। तो ऐसे युवक महिलाओं को उचित सम्मान नहीं दे पाते और ना ही देना चाहते हैं। वो हमेशा महिलाओं को अपने पुरुषों से हेय मानते हैं और वे ना उनको ये चाहते कि वो पुरुषों के बराबर आएं। और शिक्षा जैसी जो अत्यंत महत्वपूर्ण और मानवीयता जगाने वाली मणि को पुरुषों के लिए उचित मानते हैं। और आज भी वो क्या मानते हैं कि शिक्षा जो है वो सिर्फ पुरुषों के लिए उचित है, महिलाओं के लिए नहीं।
तो ऐसे युवा ना शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, ना चारित्रिक रूप से मजबूत होते हैं और ना ही मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। वो बस जैसा उनके बड़े कहते हैं उसमें हाँ में हाँ मिलाए जाते हैं। तो ऐसा व्यक्तित्व समाज को चारित्रिक पतन की ओर उन्मुख करता है। इसके विपरीत जो उमा थी, तो उमा उन लड़कियों का प्रतीक है जो सजग हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं और उनका चरित्र भी समाज को उन्नति की ओर उन्मुख करने वाला है। अतः समाज को शंकर जैसे व्यक्तित्वहीन लड़कों की नहीं, उमा जैसी व्यक्तित्व की ज़रूरत है, ताकि वो समाज को प्रेरणा दे सकें और राष्ट्र निर्माण में पुरुष और महिला दोनों कंधे से कंधा मिलाकर साथ बढ़ सकें। तो इसलिए उमा जैसे व्यक्तित्व की समाज को भी ज़रूरत है और शंकर जैसे व्यक्तित्व ये ना परिवार के लिए अच्छे होते हैं और ना ही समाज के लिए अच्छे होते हैं। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। सार्थकता होता है कि इसका जो शीर्षक है ये सार्थक है, सही है या कोई अन्य होना चाहिए था। तो हमेशा किसी भी कहानी, एकांकी, नाटक का शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो पढ़ने वालों के लिए पहले ही जिज्ञासा का कारण हो कि रीढ़ की हड्डी अपने आप में ही एक सुंदर शीर्षक है। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी का शीर्षक सार्थक है, अर्थ वाला है, सफल है और व्यंग्यात्मक है। व्यंग्यात्मक अर्थात जो समाज की बुराइयों पर चोट करने वाला है। और इस नाटक की मूल समस्या क्या है? वो है वर का व्यक्तित्वहीन होना। जो वर है वो स्वयं तो व्यक्तित्वहीन है, पर उसे लड़की कैसी चाहिए? अपनी शर्तों पर चाहिए, जिसे कला संगीत भी आता हो और उसकी सोच जो थी कम पढ़ी लिखी भी हो, घर का काम काज भी सारा आता हो और देखने में भी सुंदर हो। तो यदि शंकर समझदार और व्यक्तित्व संपन्न युवक होता तो गोपाल प्रसाद की इतनी हिम्मत ना होती कि वह दो सुशिक्षित वयस्कों के बीच बैठकर अपनी फूहड़ बातें करे। क्योंकि हमेशा पढ़े लिखे बच्चे, कई बार माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो पढ़े लिखे बच्चे आज के माँ बाप को ये समझाते हैं कि नहीं ये गलत है और ये सही है, हमें ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। परंतु शंकर का व्यक्तित्व ऐसा नहीं था और जो भी गोपाल प्रसाद उल्टी सीधी बातें कर रहा था, शंकर उसमें हाँ में हाँ मिला रहा था। और दोनों ही अशिक्षा को प्रोत्साहन देने वाले थे कि पढ़ी लिखी चाहिए, थोड़ी सी पढ़ी लिखी चाहिए, इतने की जो हमारे घर का काम काज संभाल सके। और कम पढ़ी लिखी बहू चाहना गोपाल प्रसाद की ज़रूरत हो सकती है कि चलो उसकी एक सोच ऐसी हो कि बुढ़ापे में वो उनकी सेवा करे, या कम पढ़ी लिखी होगी तो जॉब नहीं करेगी और घर संभालेगी अच्छे से। पर शंकर की नहीं, शंकर आज का नए ज़माने का लड़का था और वो जो है उसकी ये ज़रूरत नहीं हो सकती थी कि उसे कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए या जॉब वाली नहीं चाहिए, है ना। तो अगर शंकर अपने पिता के रोबदार के आगे यूं ही नहीं कर सकता बल्कि उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, तो वो उनकी गलत बात को गलत ठहराना या उनको ये कहना कि नहीं मुझे पढ़ी लिखी बीवी चाहिए या जो जॉब भी करती हो, वो तो उसने क्या कहना, पर उल्टा वो क्या कह रहा था कि हाँ कम पढ़ी लिखी चाहिए। मतलब जो भी गोपाल प्रसाद कह रहा था उनकी हाँ के साथ वो हाँ मिला रहा था। तो वो एक कायर किस्म का इंसान था और इससे उसकी कायरता झलक रही थी। और उस कायरता को दिखाने के लिए उसे रीढ़ की हड्डी के बिना दिखाया गया है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी हमारा सम्मान का प्रतीक होती है। वही व्यक्ति सीधा होकर और तन कर चल सकता है जिसका अपना व्यक्तित्व है, अपनी सोच है। और जिसका अपना व्यक्तित्व नहीं है, जो चरित्रहीन है, वो व्यक्ति कभी भी सीधा खड़ा होकर चल या रीढ़ की हड्डी सीधी कर कर तन कर नहीं बैठता। तो इस प्रकार रीढ़ की हड्डी व्यंग्यात्मक है। उसमें बहुत सारे व्यंग हैं उन लोगों के प्रति जो रूढ़िवादी हैं, पुरानी सोच के हैं, जो स्त्री और पुरुषों में भेद मानते हैं। और संकेतपूर्ण है, सार्थक है और सफल शीर्षक है। एक अच्छे शीर्षक में जिज्ञासा होनी चाहिए।
कि शीर्षक को पढ़ते ही जो पाठक हैं उन्हें ये इच्छा जाग जानी चाहिए कि इस कहानी या इस नाटक में क्या होगा। तो हमेशा अच्छा शीर्षक जो होता है वो जिज्ञासापूर्ण होता है, जो पाठक को आतुर कर देता है। आतुर मतलब उसमें एक प्यास जगा देता है ये जानने की कि ये कहानी कैसी होगी, तो वो उसको पढ़ना शुरू करता है। और ये शीर्षक जो है वो जिज्ञासा आतुर करने वाला था, मतलब मन में जिज्ञासा जगाने वाला था। हमारा अगला प्रश्न है, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? कथा वस्तु होती है जो सारा कथानक हमने पढ़ा, पूरी कथा पढ़ने के बाद हम किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों मानते हैं? तो उसका उत्तर है कि कथा वस्तु के आधार पर मैं या आप सभी निस्संदेह एकांकी का मुख्य पात्र उमा को ही मानते हैं, क्योंकि हमेशा हीरो ही मुख्य पात्र होता है। क्योंकि एकांकी की जो सारी कथा वस्तु थी वो उसी के इर्द गिर्द घूमती रही। एकांकी का जो मुख्य पुरुष पात्र था शंकर, वह चारित्रिक, शारीरिक और मानसिक और तार्किक कौशल से उमा से निम्न था और उमा उस पर भारी पड़ती है। और उमा उच्च शिक्षा होने के साथ साथ कला और संगीत में भी निपुण है। और एकांकी में एक बार जब उसकी एंट्री होती है, कि एक बार जब वो एकांकी में आ जाती है तो वह मंच पर अंत तक बनी रहती है और वो अपनी निपुणता से गोपाल प्रसाद और शंकर को निरुत्तर ही नहीं करती, बल्कि उनकी आंखें भी खोल कर रख देती है। मतलब उसने जो तर्क दिए उसके बाद गोपाल प्रसाद से और शंकर से कुछ नहीं बोला गया और वो बिल्कुल झेंप कर रह गए और उन्हें वहाँ से भागने के सिवाय और कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। तो एकांकी का समापन भी उमा के ही माध्यम से होता है। समापन होता है समाप्ति। तो जब एकांकी समाप्त होती है तो अंतिम संदेश भी उमा का ही होता है। अतः उमा ही एकांकी की मुख्य पात्र है, क्योंकि किसी भी कहानी, एकांकी या नाटक में जो पात्र हमें सीख देकर जाता है, जिस पात्र से हम कुछ सीखते हैं, वही एकांकी का मुख्य पात्र होता है। तो शंकर जो है वो कुछ भी अच्छा सिखाने के योग्य नहीं था और उमा से हम बहुत सारी बातें सीखते हैं। तो इसलिए उमा ही एकांकी का पात्र है। तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर। आशा है आपको समझ आए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।